आज की हमारी चर्चा का विषय है व्यक्तिगत वित्त मतलब पर्सनल फाइनेंस और उससे जुड़ा हमारा मनोविज्ञान। बिल्कुल। हम सब पैसे के बारे में सोचते तो हैं, पर शायद सही तरीके से नहीं। हाँ, कमाते हैं, खर्च करते हैं और बचाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन महीने के अंत में जो नतीजा होता है वो अक्सर हमारी उम्मीद से अलग होता है। सही बात है। तो इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारे पास वित्तीय विशेषज्ञ धनंजय बंथिया के एक सेमिनार का सोर्स है। और आज हमारा मिशन है इस बातचीत से उन जरूरी विचारों को निकालना जो पैसे को लेकर हमारी पूरी सोच बदल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सूत्र की बात करते हैं जो हम सब ने सुना है, आमदनी माइनस खर्च बराबर बचत। हाँ हाँ, बराबर बचत। सुनने में तो ये एकदम सीधा और सही लगता है। और यहीं पे मतलब इस बातचीत का सबसे पहला और दिलचस्प मोड़ आता है। वक्ता का तर्क है कि ये सूत्र ही हमारी वित्तीय असफलता की जड़ है। अच्छा, ये सूत्र ही गलत है? हाँ, क्योंकि इसमें बचत को सबसे आखिर में रखा गया है। ये सूत्र कहता है कि पहले अपनी सारी जरूरतों और इच्छाओं पर खर्च कर लो, और अगर कुछ बच जाए तो वो तुम्हारी बचत है। और असलियत में तो कुछ बचता ही नहीं है ज्यादातर। एग्जैक्टली। ज्यादातर मामलों में कुछ नहीं बचता। तो अगर ये फॉर्मूला गलत है तो सही क्या है? सफल लोगों का सूत्र जैसा इस सेमिनार में बताया गया, वो ठीक इसका उल्टा है। आमदनी माइनस बचत बराबर खर्च। आमदनी माइनस बचत बराबर खर्च, मतलब पहले बचत को अलग निकालो। हाँ, जैसे ही आपकी आमदनी आए, सबसे पहला काम है बचत का एक तय हिस्सा अलग निकाल देना। फिर जो पैसा बचे उसे खर्च करने की योजना बनाओ। ये तो सिर्फ शब्दों का हेरफेर सा लगता है, पर मुझे लगता है इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा होगा। बहुत गहरा। जब आप पहले बचत करते हैं तो आप अपने भविष्य के स्वयं को प्राथमिकता देते हैं। आप उस पैसे को खर्च के लिए मतलब उपलब्धि नहीं छोड़ते। इसे ही पे योरसेल्फ फर्स्ट कहते हैं ना। बिल्कुल। और ये इच्छा शक्ति पर आपकी निर्भरता खत्म कर देता है। पैसा अपने आप सही जगह चला जाता है, इससे पहले कि आप उसे खर्च करने का मोह कर सकें। मतलब ये विल पावर की लड़ाई है ही नहीं, ये तो सिस्टम बनाने की बात है। आपने पैसे को गलत रास्ते पर जाने का मौका ही नहीं दिया। ठीक यही बात है। ये मानसिकता में एक बुनियादी बदलाव है। ये कहने जैसा है कि बचत मेरी जरूरत है, मजबूरी नहीं। हर्ष वो है जो बचे हुए पैसे से किया जाएगा। और ये मानसिकता में बदलाव इतना जरूरी क्यों है? सेमिनार में एक बहुत ही मजेदार उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो पुष्पा वाला। हाँ, कि महीने की पहली तारीख को हम सब पुष्पा की तरह महसूस करते हैं, मैं झुकेगा नहीं वाला भाव। हाँ, लगता है कि हमारे पास बहुत पैसा है, हम कुछ भी कर सकते हैं। और फिर 25 तारीख आते आते हालत एकदम बदल जाती है। वही पुष्पा एकदम शांत हो जाता है और प्रार्थना करने लगता है कि महीना बस जल्दी खत्म हो। ये एक आम अनुभव है। बिल्कुल। और इस बातचीत का एक मुख्य बिंदु ये है कि आज 90% लोग पैसे को लेकर परेशान हैं, और हमारे 99% समस्याओं की जड़ कहीं ना कहीं पैसे से ही जुड़ी है। ये बात सोचने पे मजबूर करती है। हम शायद इसे माने ना, लेकिन हमारे बड़े बड़े फैसले तो इसी पर टिके होते हैं। जैसे जैसे गर्मी की छुट्टी में कहाँ जाना है? अगर पैसा है तो सिंगापुर, नहीं तो जैसा सोर्स में मजाकिया अंदाज में कहा गया है तो सोप सिंगापुर। मतलब घर पर ही साबुन से नहाओ और खुश रहो। हाँ, बच्चों को कौन से स्कूल में पढ़ाना है ये भी इसी पर निर्भर करता है। और ये सिर्फ छुट्टियों या स्कूल तक ही सीमित नहीं है। हम किस तरह का इलाज करा सकते हैं, किस घर में रहेंगे, ये सब सीधे तौर पर हमारी वित्तीय स्थिति से तय होता है। तो पैसा सिर्फ लेन देन का माध्यम नहीं है, ये हमारी जिंदगी की क्वालिटी को तय करता है। हाँ, वक्ता इस बात पर जोर देते हैं कि समस्या पैसे की कमी नहीं, बल्कि उसके मैनेजमेंट की है, उसके प्रबंधन की है। प्रबंधन की बात से एक और दिलचस्प मुद्दा सामने आता है, हमारी खर्च करने की आदतें। वो सिर्फ हमारी जरूरतों से नहीं बल्कि दूसरों को देखकर भी तय होती हैं। तुलना, कंपैरिजन। हाँ, इस सेमिनार में एक पिता और बेटे की कहानी का जिक्र है। बेटा अपने पिता से बड़ी कार की जिद करता है क्योंकि उसके दोस्त के पास है। हाँ, ये कहानी बहुत अच्छी है। और उस कहानी में पिता उसे एक बहुत अच्छी सीख देते हैं। वो कहते हैं, देखो बेटा, हम कार में हैं, कोई हमारे पीछे बाइक पर है और कोई पैदल चल रहा है, लेकिन हमारी आदत है कि हम हमेशा ऊपर देखते हैं, अपने से बेहतर स्थिति वाले को। हम कभी नीचे देखकर शुक्रगुजार नहीं होते। बिल्कुल। और आज के डिजिटल दौर में ये तुलना का खेल तो और भी खतरनाक हो गया है। स्मार्टफोन की वजह से। हाँ, हाथ में स्मार्टफोन है, उसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। हम दिन में ना जाने कितनी बार इन्हें देखते हैं और अनजाने में ही दूसरों की जिंदगी की हाईलाइट रील से अपनी असल जिंदगी की तुलना करने लगते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। हाँ, धनंजय बंथिया एक सटीक उदाहरण देते हैं
कि जब कोई अपनी पत्नी के साथ घूमने की फोटो डालता है तो उसे देखकर दूसरी पत्नी अपने पति से क्या कहेंगी। जाहिर है वो भी कहीं घूमने जाने की इच्छा जताएंगी। इसे लाइफस्टाइल मेंटेनेंस का दबाव कहा गया है। ये हमें अनावश्यक खर्च करने पर मजबूर करता है। हम वो चीजें खरीदने लगते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, उन पैसों से जो हमारे पास है नहीं। सिर्फ उन लोगों को दिखाने के लिए जिन्हें हम शायद पसंद भी नहीं करते। ये बात मुझे बहुत सही लगी। मैंने खुद महसूस किया है कि इंस्टाग्राम पर दोस्तों की छुट्टियों की तस्वीरें देखकर मन में एक बेचैनी सी होने लगती है, भले मुझे असल में कहीं जाने का मन ना हो। ये एक अदृश्य दबाव है। और फिर शादी ब्याह जैसे मौकों पर तो ये दिखावा चरम पर होता है। बिल्कुल, लोग अपनी वित्तीय क्षमता से कहीं ज्यादा खर्च करने लगते हैं। ये एक ऐसा जाल है जिसमें हम बहुत आसानी से फंस जाते हैं। हम सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी का एक एडिटेड वर्जन देखते हैं और उसे अपनी असल जिंदगी से तुलना करने लगते हैं। और नतीजा होता है असंतोष और जबरदस्त वित्तीय दबाव। सही बात है। तो ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि हम एक ऐसे जाल में फंसे हैं जिसे समाज और हमारी अपनी आदतें मिलकर बनाती हैं। हाँ, ये थोड़ा निराशाजनक लग सकता है। तो क्या इस सेमिनार में इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता सुझाया गया है? हम शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। और इसकी शुरुआत होती है हमारी कुछ गहरी मान्यताओं को चुनौती देने से। जैसे भारत में पैसे के बारे में खुलकर बात करना अक्सर अच्छा नहीं माना जाता। हाँ, लोग कहते हैं कि परिवार और रिश्ते ज्यादा जरूरी हैं, पैसा तो हाथ का मैल है। लेकिन इसमें एक विरोधाभास है ना? जैसा कि सोर्स में बताया गया, हम कहते तो हैं कि रिश्ते पैसे से बढ़कर हैं, लेकिन हमारे सारे पारिवारिक फैसले पैसे से ही प्रभावित होते हैं। बच्चे किस स्कूल में पढ़ेंगे से लेकर घर में कौन सी सब्जी बनेगी, सब कुछ बजट पर निर्भर करता है। यही विरोधाभास है। वक्ता इस बात पर जोर देते हैं कि हमें पैसे की भूमिका को ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। पैसे को नकारना नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से समझना और मैनेज करना जरूरी है। ताकि वो हमारे रिश्तों को मजबूत करे, ना कि कमजोर। बिल्कुल। एक और आम धारणा है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। लोग इसे एक बहाने की तरह इस्तेमाल करते हैं, ताकि भविष्य के लिए योजना न बनानी पड़े। हाँ। और इस पर वक्ता एक बहुत मजबूत सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि जरूरी ये नहीं कि आप क्या लेकर आए या जाएंगे, बल्कि ये है कि आपने बीच के समय में, यानी अपनी जिंदगी में क्या किया। क्या आपने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की? हाँ, और यहीं पर जिम्मेदारी का सवाल भी उठता है। हमारी जिम्मेदारी कौन है? पत्नी, बच्चे या माँ बाप? सेमिनार के अनुसार हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम खुद हैं। ये सुनने में थोड़ा स्वार्थी लग सकता है। हाँ, पर इसका तर्क बहुत गहरा है। अगर हम अपनी देखभाल नहीं कर सकते, अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत नहीं रख सकते, तो हम किसी और की जिम्मेदारी कैसे उठाएंगे? वो हवाई जहाज वाला उदाहरण। हाँ, कि अगर ऑक्सीजन का दबाव कम हो जाए तो पहले मास्क खुद पहनने को कहा जाता है, फिर बच्चों को। वही सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है। ये एक बहुत ही मजबूत विचार है। हम अक्सर खुद को भूलकर दूसरों के लिए जीते हैं, लेकिन अगर हम खुद ही वित्तीय रूप से कमजोर हो गए तो हम किसी के काम नहीं आ सकते। इसी से जुड़ी कोविड के बाद की एक कहानी का जिक्र है, जहां एक परिवार में कमाने वाला एक है और उस पर निर्भर 5 लोग हैं। अच्छा। जब उस कमाने वाले से उसके पोर्टफोलियो के बारे में पूछा गया, मतलब उसके कुल निवेश, संपत्ति और देनदारियों का पूरा चिट्ठा, तो उसे पता ही नहीं था कि ये क्या होता है। उसे अपनी कुल संपत्ति का कोई अंदाजा नहीं था। कोई अंदाजा नहीं। ये वित्तीय जागरूकता की बहुत बड़ी कमी को दर्शाता है। तो अब तस्वीर साफ हो रही है। समस्या हमारे सोचने के तरीके में है, तुलना करने की आदत में है और वित्तीय जागरूकता की कमी में है। तो चलिए अब समाधान पर आते हैं। बिल्कुल। हमें क्या ठोस कदम उठाने चाहिए? सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है उस सूत्र को अपनाना जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। आमदनी बचत इज इक्वल टू खर्च। और ये अनुशासन की मांग करता है। हाँ, लेकिन अनुशासन बनाए रखना ही तो सबसे मुश्किल काम है। तो इस अनुशासन को कैसे बनाए रखा जाए? इसका सबसे अच्छा तरीका है इस प्रक्रिया को ऑटोमेट कर देना। जैसे ही आपकी तनख्वाह बैंक में आए, एक तय रकम अपने आप एक अलग बचत या निवेश खाते में चली जानी चाहिए। SIP की तरह, मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हाँ, वो इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। हर महीने बैंक से एक तय रकम अपने आप म्यूचुअल फंड में चली जाए, बिना आपको कुछ किए। जब पैसा आपकी नजरों से दूर हो जाएगा तो उसे खर्च करने का मन भी नहीं करेगा। यानी सेट इट एंड फॉरगेट इट। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है। और दूसरा कदम है भविष्य की तैयारी। इस सेमिनार में एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया है। आज से 5 साल बाद महंगाई के कारण हमारे खर्चे कितने बढ़ जाएंगे? अगर आज आपके घर का खर्च 50,000 रुपए है, तो 6-7% की औसत महंगाई दर से 5 साल बाद
ये लगभग 70,000 रुपए हो जाएगा। तो क्या हमारे पास इस बढ़े हुए 20,000 रुपए के खर्च को पूरा करने की कोई योजना है? ज्यादातर लोगों के पास शायद नहीं होगी। हम आज के बारे में सोचते हैं, भविष्य के बारे में नहीं। हम वर्तमान में जीते हैं और भविष्य को भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं। बिल्कुल। इस बातचीत में स्पष्ट कहा गया है, समस्या पैसे में नहीं है, समस्या पैसा कमाने वाले व्यक्ति में है, उसकी आदतों में है। हमें अपनी आदतों को नियंत्रित करना होगा, खासकर वो सोशल मीडिया से पैदा होने वाले तुलना के दबाव से बचना होगा। और भविष्य के लिए योजना बनानी होगी। योजना बनाने से आपका मतलब सिर्फ बचत करना है या कुछ और भी? योजना बनाने का मतलब सिर्फ बचत करना नहीं है, बल्कि सही जगह निवेश करना भी है। अगर आपका पैसा सिर्फ बैंक के सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है, तो महंगाई उसे धीरे धीरे खा रही है। तो रिटर्न महंगाई दर से ज्यादा होना चाहिए। हाँ, ताकि आपका पैसा असल में बढ़ सके। इसके लिए वित्तीय लक्ष्य तय करना बहुत जरूरी है। आप किस लिए बचत कर रहे हैं? रिटायरमेंट के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, या घर खरीदने के लिए? जब लक्ष्य साफ होता है तो अनुशासन बनाए रखना आसान हो जाता है। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा से कुछ बातें साफ होती हैं। पहला, अपने वित्तीय सूत्र को बदलें। आमदनी बचत इज इक्वल टू खर्च, और इसे ऑटोमेट करें। हाँ। दूसरा, तुलना के जाल से बचें, चाहे वो असल जिंदगी में हो या सोशल मीडिया पर। और अपनी वित्तीय हकीकत को स्वीकार करें। और तीसरा, अपनी वित्तीय जिम्मेदारी खुद लें, अपने पोर्टफोलियो को समझें। हाँ, इस बात को स्वीकार करें कि पैसा जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इसके बारे में सीखना और योजना बनाना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि यह खुद के प्रति और अपने परिवार के प्रति आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक है। ये पूरी बातचीत हमारी सोच को एक नई दिशा देती है। ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं, बल्कि अनुशासन, जिम्मेदारी और भविष्य की योजना के बारे में है। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। स्रोत में एक जगह जिक्र आता है, जैसी करनी वैसी भरनी। ये बात हम आमतौर पर नैतिक कर्मों के लिए कहते हैं, लेकिन क्या ये हमारे वित्तीय कर्मों पर भी लागू होती है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। क्या हमारी आज की छोटी छोटी वित्तीय आदतें, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, मिलकर हमारा आने वाला कल लिख रही हैं? जैसे हर महीने अनुशासन से एसआईपी करना। हाँ, या फिर बिना सोचे समझे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके कर्ज बढ़ाना। ये सब छोटे छोटे वित्तीय कर्म ही तो हैं, और इनका फल हमें भविष्य में निश्चित रूप से मिलेगा। अच्छे या बुरे वित्तीय नतीजों के रूप में। बिल्कुल, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।